हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष जैन एंड आज के लिए आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं एंड आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार जेआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी जेआरबी का एग्जाम दे चुके हैं या किसी कारण से आपके सभी एग्जाम या कोई एक सिंगल एग्जाम आपका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की रहने वाली है एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी रहेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पर जेआरबी के एग्जाम को पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को फॉलो कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल पाए। एंड मोर ओवर आपके लिए एक गुडी भी है दैट विल बी गिवन टू यू बाय मी इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो को एंड तक जरूर अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा ताकि वीडियो के कंटेंट को आप अच्छे से समझ पाएं एंड डेफिनेटली अपना जो जेआरबी का एग्जाम है उसे पहली बार में क्लियर कर पाएं। जेआरबी की अगर बात करते हैं तो जेआरबी का एग्जाम पहला पायदान है जहां पर आप बैंकिंग की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं एंड आपके प्रमोशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा यहाँ पर चयन रहता है एंड साथ के साथ आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट यानी कि सैलरी के वे में भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो इजाफा है वो देखने को मिलता है अगर आप जेआरबी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। इस एग्जाम में पहले हमारे पास 3 एग्जाम होते थे, लेकिन आज की डेट में इसमें आपके पास 4 पेपर हैं। पहला पेपर IEIFS यानी कि इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का रहता है। दूसरा एग्जाम आपका PPB यानी कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का है एंड थर्ड पेपर आपका AFM यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, जो कि ज़्यादातर जो नॉन आपके कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं, जो बैंकर्स हैं, उनको ये डिफिकल्ट एग्जाम लगता है। लेकिन आपको एक चीज़ गाइड कर दूं कि जो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा वो यहाँ पर इस तरह से कवर की गई है ताकि बेसिक से बेसिक पॉइंट्स भी आपके कवर हो एंड आप अपना अकाउंटिंग का एग्जाम भी पहली बार में क्लियर कर पाएं। एंड फोर्थ एग्जाम जो है वो पहले हमारा कभी ना कभी पार्ट होता था, CIIB का इलेक्टिव का पार्ट होता था, लेकिन जिसको अभी ऐड कर दिया गया है रिटेल बैंकिंग की फॉर्म में एंड वेल्थ मैनेजमेंट की फॉर्म में, जिसको हम RBWM कह देते हैं इन शॉर्ट। एंड इस एग्जाम में आपको रिटेल बैंकिंग के कंसेप्ट के साथ साथ जो वेल्थ मैनेजमेंट के कंसेप्ट है वो भी यहाँ पर कवर होते हैं, लेकिन उसके रिलेटेड सिर्फ एक ही मॉड्यूल है। तो इन चारों पेपर्स के रिलेटेड क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या हम एक ही बार में इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं या फिर हमारे को जो डिफरेंट अटेम्प्ट्स यहाँ पर IIBF के द्वारा दी जाते हैं कि 5 अटेम्प्ट्स में आपको कवर करना है तो आप उस 5 अटेम्प्ट्स का इस्तेमाल करते हुए इनको एग्जाम्स को क्लियर करें। अगर मेरी माने तो आपको पहली बार में यानी कि एक ही बार में एग्जाम को क्लियर कर लेना चाहिए। आप पहली बार भी काउंट कर लीजिए या एक ही बार काउंट कर लीजिए, एक ही चीज़ रहेगी। क्योंकि मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक ही बार में अपना जेआरबी के सभी एग्जाम्स को क्लियर करते हैं तो आपको गोल्डन जो अपॉर्चुनिटी है वो भी यहाँ पर मिल जाती है। गोल्डन रूल यहाँ पर ये कहता है IIBF का कि अगर आपके हर एक एग्जाम में, चारों एग्जाम्स में मिनिमम 45 मार्क्स एंड एग्रीगेट जो टोटल है वो 200 मार्क्स का हो जाता है तो भी आपके चारों एग्जाम्स क्लियर माने जाएंगे। लेकिन शर्त सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपने चारों एग्जाम्स को एक ही बार में अटेम्प्ट किया हो, यानी कि एक ही सेशन में जो अटेम्प्ट हुआ है उसमें आपने अटेम्प्ट किया हो। ऐसा ना हो कि आपने कोई एग्जाम पहले क्लियर कर लिया था, बाकी के 3 एग्जाम या 2 एग्जाम या एक एग्जाम आप बाद में क्लियर करो, उसके रिलेटेड ये रूल एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अगर आप गोल्डन रूल को अप्लाई करना चाहते हो तो एक ही बार में आपको सभी एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए अगर आप PPB के केस में 62 मार्क्स हैं एंड IEIFS एंड AFM के केस में आपके 45 मार्क्स हैं एंड फर्दर आपके जो RBWM है उसमें आपके 49 मार्क्स हैं, तो भी आपका जो टोटल है वो 201 बन जाता है एंड इसके केस में आपका जो एग्जाम है वो क्लियर माना जाएगा एंड दैट विल बी सॉट टू बी क्लियर कि आपका जेआरबी का एग्जाम क्लियर हो गया अगर आपने 4 एग्जाम्स पहली बार में अटेम्प्ट किए हैं। तो एग्जाम दर एग्जाम पहले आपको बताना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले बात आती है कि 2024 में जेआरबी का एग्जाम कौन सी डेट्स में होने वाला है एंड फर्दर इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी। क्योंकि कई लोग ऐसे रहते हैं, कई बैंकर्स ऐसे रहते हैं जो अपने यहाँ पर इन एग्जाम्स की रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा पाते हैं, उनको बाद में याद आता है कि एग्जाम को गो थ्रू करना था। तो हम आपको डेली बेसिस पर जो ये अपडेट्स होते हैं जो IIBF के द्वारा आते हैं वो प्रोवाइड करते रहते हैं। फिलहाल के लिए IIBF के द्वारा ऑफिशियली कोई भी डेट्स अनाउंस नहीं की गई हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ के रिलेटेड गाइड कर देता हूँ कि जो यहाँ पर ये डेट्स रहने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली जो डेट्स आपको बताई जाएंगी इस वीडियो में सिर्फ वही वीडियोस आपकी रहने वाली हैं। तो जेआरबी का जो एग्जाम होगा उसकी रजिस्ट्रेशन आपकी मार्च में स्टार्ट हो जाएगी एंड 21 मार्च तक यहाँ पर आपकी एक्सटेंडेड यहाँ पर डेट रहेगी रिलेटेड टू जहाँ पर आप पेनल्टी कुछ पे करते हुए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है एंड जो आपकी आगे की अटेम्प्ट्स होती हैं, जैसे आपको एक बार में 4 या 5 अटेम्प्ट्स दी जाती है तो उसमें आपके आगे की जो अटेम्प्ट्स रहेंगी उसमें यहाँ पर आपकी फीस कम रहती है, लेकिन पहली अटेम्प्ट में जो आपको फीस पे करनी पड़ती है वो कंपैरेटिवली आपकी ज़्यादा रहती है, जैसे 4000 के आसपास रहेगी, प्लस उसमें आपको GST अलग से पे करना पड़ेगा। इसी तरह से
जो डीबीएफ का एग्जाम है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस है, वो बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम है एज ऑन डेट ऑफ द जेआईआईबी, लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना रहता है कि अगर आप मेंबर हैं यानी कि आप आईआईबीएफ के मेंबर हैं तो आप जेआईबी का एग्जाम देते हैं, एंड अगर आप नॉन मेंबर हैं यानी कि आप किसी बैंक में अभी सिचुएटेड नहीं है तो उसके केस में आपको डीबीएफ का एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप देना चाहते हो तो आप डीबीएफ का एग्जाम दे सकते हो, एंड जब आप बैंक में आ जाओगे तो आप एक लेटर लिख करके दोगे यहां पर आईआईबीएफ को कि आपने बैंक को ज्वाइन कर लिया है, तो उसके केस में जो आईआईबीएफ है वो आपके सर्टिफिकेट को चेंज करके आपको जेआईबी का सर्टिफिकेट दे देगा, एंड आपकी इंक्रीमेंट जो होगी वो साथ के साथ लागू हो जाएगी। ठीक है, तो ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। अभी बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन आपकी एक बार हो गई, उसके बाद जो एग्जाम्स की आपकी मोस्ट प्रोबेबल डेट है वो यहां पर 5 मई को आपका फर्स्ट एग्जाम इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि आईईआईएफएस का रहने वाला है। 11th को आपका सेकंड एग्जाम जो कि सैटरडे पड़ता है वो आपका पीपीबी यानी कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का एग्जाम रहेगा। पीपीबी के केस में पहले आपके पास 5 मॉड्यूल थे, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 मॉड्यूल्स हैं। मार्केटिंग का मॉड्यूल हटा दिया गया है, तो काफी आपके लिए राहत वाली बात बन जाती है। इसके साथ ही 12th को आपका एडिशन डेट के ऊपर एग्जाम रहेगा यानी कि 11th को पीपीबी, एंड फॉर द 12th को आपका एएफएम यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स का जो एग्जाम है वो यहां पर रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये एग्जाम डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं, इफ आई कैन डू एवरीवन कैन डू, बिकॉज मैं भी आपका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, लेकिन मेरी कंसेप्ट इसमें बहुत ज्यादा अभी बेटर है, एंड बिल्कुल पिन पॉइंट्स कंसेप्ट आपको उस हिसाब से करवाऊंगा जिसके हिसाब से आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। राइट, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, हम पहली बार में ही आपका एग्जाम जो है वो क्लियर करवा करके देंगे, पूरी एश्योरिटी के साथ कहता हूं, अगर आप हमारे दिए गए पैटर्न के हिसाब से स्टडी करते हो। एंड इस पैटर्न की मेन खासियत ये है कि आपको 100% सिलेबस करवाने के लिए नहीं कहते हम आपको कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ एक पार्ट जो सिलेबस है उसको हमने कवर करना है, एंड बाकी का पार्ट हम छोड़ देंगे जो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, एंड हमारा फोकस रहता है मेनली कंसेप्ट्स के ऊपर रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस ओवर देयर। मार्केट में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हजारों पर्संस मिल जाएंगे जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं या रिलेटेड वीडियोस में बार बार क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस करवाते जा रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग एक ऐसा पार्ट होता है जो अगर आप एक चैनलाइज्ड मैनर में करते हैं तभी आप ज्यादा बेटर वे में समझ पाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 12 तारीख के एग्जाम के बाद 19th को आपका आरबीडब्ल्यूएम यानी कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एग्जाम रहने वाला है। अगेन ये एग्जाम स्कोरिंग है काफी ज्यादा, क्योंकि इसमें आपके जनरल बैंकिंग के जो कंसेप्ट्स हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिलीवरी चैनल्स, ये सब चीजें इसमें शामिल रहती है, तो काफी ज्यादा स्कोरिंग ये एग्जाम बन जाता है। तो काइंडली इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए ताकि आपका गोल्डन जो रूल है वो एप्लीकेबल हो जाए। किसी कारण से अगर हमारे किसी और सब्जेक्ट में मार्क्स थोड़े से शॉर्ट भी हो जाते हैं तो भी हम अपना एग्जाम जो है वो पहली बार में क्लियर कर पाए। अभी हम यहां पर जेआईबी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए उन स्ट्रेटेजीज के ऊपर इन डिटेल बात करने वाले हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी रहती है कि आपको प्रॉपर स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। बैंक में रहते हुए आई नो यू नो काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है कि हम यहां पर प्रॉपर स्केड्यूल बना पाए, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक ऐसा स्केड्यूल अपना बनाएं जिसमें आपने अपना क्वालिटी टाइम देना है स्टडी के ऊपर, यानी कि वो टाइम आप स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ स्टडी के ऊपर देंगे जिस दौरान आपको यहां पर अपना पढ़ाई करनी है। आप मॉर्निंग का टाइम निकालें तो सबसे ज्यादा बेटर है, अदरवाइज आप इवनिंग में भी टाइम निकाल सकते हैं। एंड आपको ये नहीं कह रहा मैं डेली 3 से 4 घंटे पढ़ो, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस के ऊपर अगर आप 1 आवर आज की डेट से भी निकालना शुरू कर देते हो तो आपका बहुत ज्यादा सफिशिएंट होने वाला है। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। हफ्ते के आप 7 के 7 दिन मत पढ़िए, आप 4 दिन पढ़िए, 5 दिन पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी रखिए। एंड मोर ओवर जो आपको प्रायोरिटी मैं बताऊंगा कि किस आपको पेपर को सबसे पहले गो थ्रू करना है, आप उसको अगर गो थ्रू करते ना तो डेफिनेटली रिटेंशन भी आपकी ज्यादा रह पाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा एग्जाम आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, कौन सा कंसेप्चुअल पार्ट है। तो कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल पार्ट में डिफरेंस क्या होता है कि आपको थ्योरेटिकल को क्रैम करना पड़ता है, कहीं ना कहीं रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन कंसेप्चुअल पार्ट जो होता है वो आप अपने माइंड में बिठा लेते हैं तो आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया, वो बाद में आपको दोबारा से गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उसको अगर आपको रिफर्बिश करना भी पड़ता है, रिव्यू करना भी पड़ता है, तो आराम से आप उसको गो थ्रू करके उसको आसानी से फिर से रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का खास करके ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट जो आता है दैट्स रिलेटेड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स रिलेटेड टू प्रायोरिटी। आपकी लाइफ में, आपकी जनरल बैंकिंग लाइफ में भी आप प्रायोरिटी के हिसाब से काम करते हो, एंड वही पर्सन सक्सेसफुल होता है जो प्रायोरिटी के हिसाब से कामकाज करता है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि इन 4 पेपर्स में कौन सा पेपर जो है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पर अगर समझे, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो डेफिनेटली आपको अकाउंटिंग का एग्जाम डिफिकल्ट लगने वाला है, तो वो डिफिकल्ट लगेगा तो उसको आपको अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए। सो वन द पर्सन हु नेवर फेसेस द फियर ही गेट्स फियर फॉर एवर ओवर देयर। ठीक है, तो बहुत अच्छी सी सेइंग है यहाँ पर
तो आपको भी इसी चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने डर को अपने मन से निकालना है। तो जो भी सब्जेक्ट से आपको लगता है कि आपको डर है, आपको कंटेंट से डर है, तो उसके रिलेटेड आपको यहां पर सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि डिफरेंट 4 एग्जाम में क्या क्या क्राइटेरिया शामिल रहते हैं। अगर सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी यानी कि इंडियन के इकोनॉमी के अंदर जीएसटी, आपका जीडीपी गाइडलाइंस हो गई, एंड फर्दर सप्लाई डिमांड कैसे काम कर रहे हैं, टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, रेगुलेटर्स कौन है, ये सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। रेगुलेटर्स हो गए, साथ के साथ एनबीएफसीज होगी, आपके पास माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, आपके पास जो जॉइंट वेंचर्स है वो हो गए, सब चीजें इसमें शामिल होती है एंड अच्छा खासा यहां पर एक यूनिट बन जाता है। लेकिन बहुत इजी यहां पर चीजें हैं, यहां पर आपको ज्यादा चीजों को रिटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप स्टोरी मोड भी अगर जाकर करते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। कुछ एक पार्ट यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जेएम केन्स की थ्योरी हो गई, या फिर थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट की बात कर ले, सप्लाई डिमांड हो गया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जीडीपी कंसेप्ट हो गए, जहां पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एंड फर्दर ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो यहां पर सिलेबस वाइज अगर आप प्रायोरिटी जानना चाहते हो तो आप सब्जेक्ट का नाम लिखते हुए, सिलेबस प्रायोरिटी लिखते हुए कमेंट में जाकर के कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आप उसका लिंक जो आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दें। सेकंड पेपर की तरफ चलते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग ओवर देयर। यानी कि रूल्स अलग होते हैं, लेकिन जो चीज रूटीन में हम फॉलो करते हैं वो अलग होते हैं। यहां पर जो भी डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग ओवर देयर, चाहे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप हो गया, चाहे केवाईसी गाइडलाइंस हो गई, चाहे एनआरआई पर्सन हो गए, चाहे एनआरओ अकाउंट्स हो गए, एनआरई अकाउंट्स हो गए, ये डिफरेंट आपके पास एंसिलरी आइटम्स होगी, एग्रीकल्चर लोन हो गए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होगी, एनपीए हो गया, ये सब इसका पार्ट बनते हैं। साथ के साथ इसमें एथिक्स का मॉड्यूल भी शामिल रहता है, कंप्यूटर्स का मॉड्यूल भी शामिल रहता है। ठीक है, मॉड्यूल सी जो है वो आपका यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड है, मॉड्यूल डी जो है वो आपका एथिक्स के साथ रिलेटेड रहने वाला है। अगेन काफी ज्यादा डिसेंट सा एग्जाम है, लेकिन ये जो सबसे आपका सब्जेक्ट है ये सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट है। यानी कि अगर हम बुक वाइज भी देखें या पेजेस वाइज भी देखें तो उसके केस में सबसे ज्यादा लेंथी यहाँ पर पेपर पीपीबी का ही रहने वाला है। तो आपको काफी अच्छा एक टाइम यहाँ पर पीपीबी के ऊपर भी देना पड़ सकता है। तीसरा जो एग्जाम है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अकाउंटिंग के साथ साथ इसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, रिलेटेड टू एन्युटीज, वाईटीएम एटसेट्रा, वो सब चीजें भी इसमें कवर रहती हैं। मॉड्यूल डी में काफी ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट भी आपका इसमें कवर रहता है, तो काफी ज्यादा आपको अच्छा यहाँ पर कंटेंट देखने को मिलता है। एंड नॉन बैंकर्स को खास करके डिफिकल्ट एग्जाम लगता है, जो कि है नहीं है, ट्रुथ नहीं है। यू जस्ट नीड टू बेसिकली हैव अ ग्रिप ऑन द कंसेप्ट्स। आपको एक हैंडफुल कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से यहाँ पर आपको इन पर्टिकुलर वीडियोस को हमारी गो थ्रू करना, दैट विल बी सफिशिएंट। फोर्थ जो एग्जाम है, मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दिया था कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का जो एग्जाम है वो यहाँ पर आपके पास जो एग्जाम रहेगा वो रिटेल बैंकिंग यानी कि जनरल आपकी जो बैंकिंग है उसके साथ रिलेटेड रहता है या फिर वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड रहता है। तो काफी ज्यादा आसान हो जाता है यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स को गो थ्रू करना एंड इनको समझना यहाँ पर, राइट। अब इसके बाद ये 4 एग्जाम्स की जब हमने बात कर ही ली है तो मैं आपको प्रायोरिटी बता देता हूं। इन जनरल आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए मेरी माने तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट्स कवर करने हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, यानी कि जो आपका थर्ड पेपर है एएफएम का, उसके साथ रिलेटेड। चाहे आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, यू नीड टू बेसिकली गेट द कंसेप्ट्स अफ्रेश एंड आपको यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखते हुए इन कंसेप्ट्स को ध्यान से समझना है। तो यू शुड बी गोइंग थ्रू दीज पर्टिकुलर कंसेप्ट्स ओवर देयर। उसके बाद यहाँ पर आपको पीपीबी यानी कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के एग्जाम को पकड़ लेना है एंड इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। थर्ड नंबर पर हम आईईआईएफएस को रखेंगे एंड फोर्थ नंबर पर हम आरबीडब्ल्यूएम को रखेंगे। आरबीडब्ल्यूएम में कैसा एग्जाम है, अगर आप 6 to 7 डेज भी अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। रिसेंटली वी कवर्ड द क्लासेस रिलेटेड, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 9 दिन के क्लासेस में पूरा का पूरा जो सिलेबस था 30 चैप्टर्स का उसको हमने कवर कर दिया। इफ यू वांट टू गेट टू डू दोस क्लासेस तो आप फटाफट से यहां पर ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हुए। वहां पर आपको कुछ एक वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी। रेस्ट ऑफ द वीडियोस यू कैन फाइंड इन आवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन, जिसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट से वहां पर जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एंड एट एनी पॉइंट इफ यू वांट टू गेट अ हेल्प रिलेटेड टू कोर्स ओवर देयर, सिंपली JIB हेल्प लिख करके 8360944207 के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिए, विल बी गेटिंग बैक टू यू। अभी सिलेबस प्रायोरिटी की हमने बात कर ली है, लेकिन हमने इंडिविजुअल सिलेबस की प्रायोरिटी की बात नहीं करी है। उसके लिए आपको यहां पर एग्जाम का नेम लिखते हो, जैसे आप AFM की अगर सिलेबस प्रायोरिटी चाहते हो तो आपको सिंपली AFM साथ में सिलेबस प्रायोरिटी लिखना है एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट कर देना है। हमारी टीम आपको लिंक वहीं पर प्रोवाइड कर देगी, तो आप सिंपली उसको गो थ्रू कर पाओगे, राइट। इसके बाद तीसरी चीज आती है कि मैंने ये भी प्रायोरिटाइज कर लिया कि कौन से कोर्स को मैंने कब गो थ्रू करना है। लेकिन अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है
कि रिलेटेड कि मैं जो यहाँ पर एग्जाम को गो थ्रू करूंगा, कहां से गो थ्रू करूंगा, तो डेफिनेटली यू कैन फॉलो द बुक्स ओवर देयर। आप बुक्स को फॉलो कर सकते हो एंड आपके पास एक बुक होना काफी ज्यादा हैंडी है एंड काफी ज्यादा जरूरी भी बन जाता है। जब कभी आपको किसी कंसेप्ट को अच्छे से गो थ्रू करना पड़ता है तो आप वहां से गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन एक बात पता है कि आपको बताने वाला हूं कि बुक्स को गो थ्रू करना डेली रूटीन में बैंकर्स के लिए तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जब देखिए आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में थे, उस टाइम पर आपका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी के ऊपर रहता था। लेकिन आज की डेट में डेफिनेटली मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव बीन मैरिड एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव बीन प्लेस्ड एट द डिफरेंट प्लेसेस। तो आपको अपनी रूटीन लाइफ को भी संभालना है, बैंकिंग लाइफ को भी संभालना है, साथ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ जो है उसको भी कैच करना है एंड साथ के साथ पढ़ना भी है। तो सभी चीज में बैलेंस बिठाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई विल प्रेफर कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप ऑन द गो यहां पर चीजों को गो थ्रू कर पाओ। एंड इस एआई के जमाने में हमें सबसे पहले चीज नजर आती है, दैट इज गूगल। यानी कि आप गूगल के ऊपर जाओ, सर्च करो, या यूट्यूब के ऊपर जाओ, सर्च कर लो एंड टॉपिक निकालो। डेफिनेटली दैट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज जिसके थ्रू आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन इट्स स्टिल वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो बेस्ट पार्ट क्या होगा कि आपको खिचड़ी पकाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको पकी पकाई खिचड़ी जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि आप सिंपली हमारी टेलर्ड वीडियोस जो स्पेसिफिक इसी पर्पस के लिए बनाई गई हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिए। सिंपल आपको लैंग्वेज में, हिंदी मिक्स इंग्लिश लैंग्वेज जैसे इस वीडियो में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बहुत ही कन्वीनियंट लैंग्वेज में सारा का सारा मटेरियल जो वो मिल जाएगा। आपको सिंपली जस्ट उन वीडियोस को गो थ्रू करना है। आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ईपीडीएफ नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनको आप लास्ट में जाकर के रिवीजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी बात आती है कि रिवीजन कैसे करेंगे। चलो ठीक है, आपने कोर्स भी ज्वाइन कर लिया मान लीजिए, उसके बाद आप रिवीजन कैसे करेंगे। रिवीजन के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहली चीज है कि आप सेल्फ पेज के ऊपर रिवीजन कर सकते हैं, यानी कि आप ईपीडीएफ नोट्स को गो थ्रू कीजिए एंड वहां पर आपकी रिवीजन हो जाएगी। सेकंड थिंग इट इज रिलेटेड टू कि आप हमारे क्वेश्चन पैक को फॉलो कर सकते हैं, जिसपे हम आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। दोज आर सुपर कन्वीनियंट एंड सुपर फ्लेक्सिबल एज पर योर नीड। आप जस्ट उन वीडियोस को, क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लीजिए एंड आई एश्योर यू कि आप यहां पर डेफिनेटली अपने एग्जाम को पहली बार में क्लियर कर लेंगे, राइट। तो हमें अब हमारी प्रायोरिटी के बारे में, सिलेबस की प्रायोरिटी के बारे में पता लग गया, हमें यहाँ पर अपने मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी के बारे में पता लग गया। फर्दर हमें यहाँ पर ये पता लग गया कि हमने कैसे गो थ्रू करना है, उस चीज के बारे में भी पता लग गया। अब कुछ एक ऐसी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो यहाँ पर कैंडिडेट्स ज्यादातर गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। पहली चीज मैंने आपको बता दी कि वो प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं। वो स्टडी मटेरियल के ऊपर पैसे खर्च करने की जगह पर वो रिडंडेंट प्लेसेस के ऊपर स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करते हैं, जैसे कि यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस को गो थ्रू करना। नो डाउट अगर आपके पास यहाँ पर अच्छा कंटेंट अवेलेबल, आप उसको अच्छे से गो थ्रू करते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन साथ के साथ आपको इस चीज को जानना भी जरूरी है कि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब एरेना दैट इज आउटडेटेड। बहुत बार वो इंफॉर्मेशन आउटडेट हो जाती है। यू नेवर गो फॉर कि किस डेट को वो वीडियो रिकॉर्ड की गई थी एंड अल्टीमेटली you end up learning the wrong concept at the wrong time over there and definitely जब आपने concept ही wrong go through किया है तो आप एग्जाम में उसको कैसे अच्छे से go through कर पाएंगे, तो वो दिक्कत वहां पर रहने ही वाली है। So I suggest you and advise you कि आप काइंडली जो अपडेटेड मटेरियल है सिर्फ उसी को go through करें एंड मेक श्योर कि वो मटेरियल हमारा अपडेटेड है। हमारे केस में आपको सिर्फ और सिर्फ अपडेटेड मटेरियल ही मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको ऐसी गलती देखने को नहीं मिलेगी। जो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक यहां पर बैंकर्स करते हैं, कुछ कैंडिडेट्स करते हैं, दैट्स रिलेटेड टू कि वो सिंपल कैलकुलेटर जो कि एग्जाम में आपको अलाउड है वो कैरी नहीं करते एंड फॉर द विदाउट कैलकुलेटर दे डू मूव टू द एग्जाम सेंटर्स ओवर देयर, या एग्जाम सेंटर के ऊपर वो लेट जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आपका टाइम 9 o'clock का है एंड दे आर रीचिंग बाय 9:05, तो उसके केस में एग्जाम सेंटर्स वाले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस केस में एंड वो बिल्कुल भी आपको एंटर होने नहीं देंगे एंड आपका 6 मंथ्स का गैप बीच में पड़ जाएगा। आपकी 6 मंथ्स की इंक्रीमेंट, कहने का मतलब है कि लगभग ना करते करते भी आपको 20 to 30,000 का नुकसान हो जाएगा। सो काइंडली प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपने इन सभी चीजों का भी ध्यान में रखना है। एक सबसे बड़ी जो मिस असम्पशन थी वो इसके रिलेटेड थी कि नेगेटिव मार्किंग जेआईबी में दोबारा से इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अब रिसेंट टाइम में जब पैटर्न चेंज किया गया था तो आईआईबीएफ ने कहा था कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो एप्लीकेबल रहेगी, लेकिन बाद में आईआईबीएफ ने उसे विड्रॉ कर लिया था, कीपिंग इन माइंड कि एग्जाम का पैटर्न ऑलरेडी काफी ज्यादा डिफिकल्ट चल रहा है, नंबर ऑफ एग्जाम्स को भी बढ़ा दिया गया था। तो इसके केस में यहाँ पर कैंडिडेट्स में काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा था, नाराजगी थी कि अब ये नेगेटिव मार्किंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। बट लेट मी जस्ट टेल यू कि अभी हाल फिलहाल तो आईआईबीएफ उसको इंप्लीमेंट करने वाला नहीं है, लेकिन डेफिनेटली दे कैन डू इंप्लीमेंट द सेम। वो आगे जाकर के इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। अगर वो इंप्लीमेंट करेंगे तो एग्जाम का जो पैटर्न है उसे कुछ एक रिलैक्स वे में करेंगे ताकि आपको ज्यादा दिक्कत वहां पर देखने को ना मिले, राइट।
अब इसके बाद यहाँ पर जो दिक्कत रहती है दैट्स रिलेटेड टू कि आप एग्जाम टाइम के दौरान अपने आप को फ्री अप रखिए, यानी कि अगर मई में एग्जाम है तो आपको अप्रैल के एंड तक, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आपको अप्रैल के एंड तक सारे के सारे जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, चारों के चारों एग्जाम्स हैं, उनको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमारी वीडियोस एंड क्वेश्चंस पैक के थ्रू यू कैन मेक श्योर सो एज टू क्लियर द एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड एज आई टोल्ड यू दैट देयर इज अ फ्रीबी फॉर यू, देयर इज एक्चुअली नॉट वन फ्रीबी, देयर इज टू फ्रीबीज फॉर यू। वन इट इज रिलेटेड टू द थिंग कि आपको हम जेआरबी के जो पीडीएफ्स हैं वो यहां पर काफी हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां पर जाकर के क्लिक कर देना है एंड आपको वहां पर फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे जेआरबी से रिलेटेड। एंड फर्दर सेकंड थिंग इट्स रिलेटेड टू कि हम आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है 12 मंथ्स की वैलिडिटी वाला, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 2499 में, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के कैंडिडेट्स के लिए यहां पर वो अवेलेबल रहेगा। कूपन कोड आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख जाएगा, उस कूपन कोड को अप्लाई कीजिए एंड अभी के अभी उस कोर्स में एनरोल करिए जिसकी वैलिडिटी 12 महीने की। अदरवाइज वो सेम कोर्स आफ्टर द डिस्काउंट 2999 का अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को गो थ्रू करने के बाद उस कोर्स को परचेज करें तो आपको वो 2499 में मिलने वाला है फॉर 12 मंथ्स वैलिडिटी। अगले 12 महीने में अगर कोई सिलेबस में चेंज हो, आंधी आए, तूफान आए, आपको सारे के सारे चेंजेस उस कोर्स में मिल जाएंगे एंड अपडेटेड मटेरियल्स आपको हर वक्त वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जल्दी यहां पर लिंक को विजिट कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, फ्री पीडीएफ को ग्रैब कर लीजिए एंड साथ के साथ जो कोर्स है उसे एनरोल कर लीजिए सो एज टू मेक श्योर सो एज टू क्लियर योर जेआरबी एग्जाम द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ताकि अगली बार हम सीआरबी के लिए मिलिए एंड डेफिनेटली हम यहां पर बैंक प्रमोशंस की तैयारी भी मिल करके करें। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर जेआरबी सीआरबी 2024 over there. So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video tomorrow.